हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल ए। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग क्या कहती है हमारी? हेडिंग हमारी कहती है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब आप सभी को पता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेकडाउन होना, टूटना, और वो भी किसका हुआ था? यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत यूनियन टूट गई थी, और वो भी कब? दिसंबर 1991 में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने यही जा रहे हैं कि जो सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन हुई थी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कह सकते हैं उसके क्या रिजल्ट निकले। रिजल्ट मतलब परिणाम क्या निकले। फॉर द एग्जांपल, अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के ज़रूर क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है या कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है। तो सेम एज इट इज़ आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन हुआ तो उसके ब्रेकडाउन होने से क्या रिजल्ट निकला। तो इसका सबसे पहला रिजल्ट ये निकला था, कोल्ड वॉर जो थी वो एंड हो गई थी। कोल्ड वॉर क्या थी? एक तरह की वॉर थी, और ये वॉर किस चीज़ की थी? आर्म रेस की। और ये चली किसके बीच में? एक तो अमेरिका के बीच में और उसके साथ सोवियत यूनियन के बीच में हुई थी। और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में लड़ाई चल रही थी आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, और इसके साथ साथ मेन और किसकी चल रही थी? आर्म्स की। इसके साथ साथ कौन जितना कंट्रोल कर सकता है नेशंस पे, उसकी भी चल रही थी कि ये दोनों देश कंट्रीज़ क्या चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है वो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करें और वो हमारे साथ पार्टनर्स बन जाए। तो अब जब दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन हो गया था तो उससे सवाल क्या उठता है कि जो यूएसए है वो जीत गया है और यूएसएसआर क्या कर गया है? लूज़ कर गया। दैट मीन्स वो हार चुका है। तो इसी से किसकी एंडिंग हो गई? इसी से कोल्ड वॉर की एंडिंग हो गई। क्यों? क्योंकि एक पावर क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इसी के साथ साथ सेकंड थिंग क्या हुआ? अब मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था? आर्म रेस चल रही थी कि कौन कितने ज़्यादा वेपन्स बनाता है। तो सेम एज इट इज़ जब एक कंट्री ही ख़त्म हो गई जो उसका कॉम्पिटिटर था, तो फिर आर्म रेस जो चल रही थी वो भी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो सेकंड पॉइंट ये निकल के आता है, नो आर्म रेस, मतलब कि जो हथियारों की होड़ चल रही थी कि कौन कितने ज़्यादा हथियार बनाएगा, वो चीज़ें क्या हो गई? ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इज नो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। आइडियोलॉजिकल मतलब होती है विचारधारा। तो आपको पता ही है जो रशिया या फिर सोवियत यूनियन था ये किसको, कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था? ये करता था सोशलिज्म और इसके साथ साथ कम्युनिज्म। और अगर यूएसए की बात करें, ये किसको फॉलो करता था? डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को। तो अब क्या हुआ? जैसे ही यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो उसकी आइडियोलॉजी भी क्या हो गई? मेन उसी के साथ वो भी क्या हो गई? फिनिश हो गई। फिनिश मतलब कि जितनी भी ये कंट्रीज़ थी उन सभी ने उस चीज़ को मानने से मना कर दिया। तो अब आइडियोलॉजी की भी लड़ाई इनके बीच में क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो सेम एज इट इज़ सबसे पहला क्या निकला? कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। सेकंड ये निकला आर्म रेस ख़त्म हो गई। थर्ड, कोई भी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। कोई भी अब आइडियोलॉजी को लेकर हर कंट्री के बीच में लड़ नहीं रहा था। जैसे हमने जर्मन के केस में देखा कि जर्मन भी दो पार्ट्स में बंट चुका था। तो अब वो जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी वो भी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। नेक्स्ट थिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीसफुल वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई? पीस हो गई। पीस मतलब शांति। क्यों? क्योंकि पहले जो लड़ाई चल रही थी किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई तो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ? पीसफुल हो गया, मतलब कि शांति छा गई। इसके साथ साथ अब जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, सोवियत यूनियन टूटा, तो दो ऑप्शंस निकले थे या दो प्रॉस्पेरिटीज़ निकल रही थी। पहला कि जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा या फिर यूनिपोलर बनेगा। भाई मल्टीपोलर मतलब कि जहाँ पावर्स जो होती है वो कई सारी कंट्रीज़ के पास में होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। जहाँ पे पावर्स जो हैं वो एक देश के पास नहीं होके, दो देश के पास नहीं होके, बल्कि कई सारे देशों के पास पावर्स होती हैं। यूनिपोलर की हमने बात की थी। यूनिपोलर मतलब होता है कि पावर किसी एक कंट्री के पास सबसे ज़्यादा होना। और बायपोलर की अगर हम बात करें तो पावर कितने पास होना?
दो कंट्रीज़ के पास होना। तो अब ये ऑप्शन ये था कि जो अभी कोल्ड वॉर के टाइम पे जो बाइपोलर वर्ल्ड चल रहा था वो तो ख़त्म हो गया। तो अब ये सोच रहे थे लोग कि एक तो यूनिपोलर बन सकता है जिसमें अमेरिका का पूरा डोमिनेंस होगा वर्ल्ड पे, या फिर वर्ल्ड मल्टीपोलर बन सकता है। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन निकल के आई वो ये निकल के आई, यूएस अकेला ही क्या बन गया, सुपर पावर बन के सामने आया। दैट मीन्स जो वर्ल्ड था वो क्या बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री डोमिनेंस करने लगी, और वो कौन सी थी, यूएसए, मतलब कि अमेरिका। अब अमेरिका की ही जीत हुई, अमेरिका ही हर तरफ हो गया, तो उसकी आइडियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। तो सेम एज इट इज़ इसी में कहता है द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अगर इंटरनेशनल लेवल की तरफ हम बात करें तो सिर्फ एक ही इकॉनमी क्या कर रही थी, डोमिनेंट कर रही थी। डोमिनेंट मतलब कि दबदबा बना के पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी या एक ही इकॉनमी थी, और वो कौन सी थी, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब हमने आपको बताया, कैपिटलिस्ट मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या की जाती हैं, प्राइवेट की जाती है। फॉर द एग्जाम्पल यूएसए में आपको पता है मोस्टली जो चीज़ें हैं वो किसके हाथों में, लोगों के हाथ में। तो यही मेन फोकस किया जाता है किसमें, कैपिटलिज्म में। तो सेम एज इट इज़ अब जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी थी किसकी थी, यूएसए की थी, अब पूरे वर्ल्ड पे उसका क्या हो गया, डोमिनेंट होने लग गया। मतलब कि जो यूएस की इकॉनमी सिस्टम था पूरे के पूरे वर्ल्ड पे अब क्या हो गया, उसी का कंट्रोल था। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, और वो कौन सी थी, मेन कैपिटलिस्ट। तो ये क्या था, द कैपिटलिस्ट इकॉनमी वॉज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। मतलब कि अब हर एक इकोनॉमी में क्या होने लगा, उसका डोमिनेंट होने लगा, दबदबा होने लगा। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही इकोनॉमी थी, और वो कौन सी थी, कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट थिंग क्या आता है, इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशंस है। कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ये है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो मतलब पैसे से रिलेटेड काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक नाम से समझ में आ रहा है। वर्ल्ड बैंक किसी मेन ये क्या करता है, कंट्रीज़ को पैसा देता है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व है, करेंसी को देखती है कि हाँ एक देश की करेंसी दूसरे देश में कितनी होती है। जैसे कि आज अगर हम बात करें, आपको पता है कि $1 की जो मतलब क्वांटिटी है वो 80 हो जाती है, फिर पहले कभी ज़माने में 60 थी, फिर 70। तो इस तरह की एक्सचेंज को जो डिसाइड करती है वो कौन करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करती है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, बिकेम पावरफुल थी, मतलब कि धीरे धीरे अब क्या हो गई, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि ये बन गई अब एडवाइज़र। किसकी एडवाइज़र बनी, ऑल दीज कंट्रीज सिंस दे गेव दैम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म। अब क्या हुआ, अब वर्ल्ड बैंक की बात करें या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवाइज़र बन गई। एडवाइज़र मतलब होती है सलाहकार। अब ये सलाह देती किसको है, ये देती है भाई उन कंट्रीज़ को जिन कंट्रीज़ ने इन्होंने जिन कंट्रीज़ को क्या दिया है, लोन दिया है। और वो भी किस चीज़ के लिए लोन दिया है, ट्रांजिशन करने के लिए कैपिटलिज्म का। मतलब कि अगर हम बात करें ये कंट्रीज़ किससे आज़ाद हुई, रशिया से। रशिया मतलब सोवियत यूनियन से। अब इनके अंदर जो आइडियोलॉजी थी वो कौन सी थी, सोशलिज्म था, ठीक, और या कम्युनिज्म था। तो इस आइडियोलॉजी से अब इनको किसकी तरफ जाना था, अब सोशलिज्म। अब यूएसएसआर तो ख़त्म हो गया, तो इन कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो इनके यहाँ जो सोशलिज्म चल रहा था, सोशलिज्म में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में। अब यहाँ पे लाना है हमें कैपिटलिज्म। क्या लाना है, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म लाने के लिए हमें यहाँ पे लोगों को, अब लोगों के पास इतनी करेंसी तो होगी नहीं कि वो इंडस्ट्री को खरीद ले, हॉस्पिटल को खरीद ले या स्कूल्स को खरीद ले। तो अब इनको चाहिए, इन कंट्रीज़ के लोगों को चाहिए भाई मनी, पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा भाई ये देंगी, एक तो वर्ल्ड बैंक देगा इनको पैसा, ठीक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देगी। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करती है, इन कंट्रीज़ को देती है लोन। क्या देती है, लोन। और
ये किस चीज़ के लिए लोन दे रही है? ये दे रही है लोन कि भाई अब जो तुम्हारा पहला पुराना जो सोशलिज्म वाला सिस्टम था उसको करो ख़त्म और उसकी जगह कौन सा सिस्टम लाओ? कैपिटलिज्म लेके आओ, कैपिटलिज्म लेके आओ, या फिर कैपिटलिस्ट कंट्री बन के सामने निकलो। और कैपिटलिस्ट बनने के लिए यहाँ पे ये जो वर्ल्ड बैंक है और IMF इन कंट्रीज़ को क्या दे रही है? लोन दे रही है। तो ये इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा क्या बन गई? पावरफुल बन गई। तो इसी में यही कहता है कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवाइज़र बन गई, सलाहकार बन गई। किन कंट्रीज़ की बनी? उन कंट्रीज़ की बनी जहाँ पे ट्रांजिशन होना था। ट्रांजिशन मतलब कि जहाँ से सोशलिज्म ख़त्म होकर वहाँ पे किसका, कौन सी सिस्टम आना था? कैपिटलिज्म आना था। उनके बहुत बड़े क्या बन गए? एडवाइज़र बन गए। क्यों बन गए भैया? पैसे दे रहे तो उनकी तो बात माननी पड़ेगी, सिंपल बात है। अब इन कंट्रीज़ को लोन कौन दे रहा? IMF दे रही है और वर्ल्ड बैंक दे रही है, और ये इनकी क्या बन गई? एडवाइज़र बन गई। तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, ये इसलिए क्या बन गई? पावरफुल इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बन के सामने आए। अगला क्या आता है? द नोशन ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज हैज़ द बेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिकल लाइफ या फिर मेन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी मतलब जहां लोग अपने मर्जी से अपने रूलर्स को सेलेक्ट कर सकें, तो ये एक इमर्ज एज अ बेस्ट वे टू द ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे बेस्ट जो चीज़ मानी गई वो किसको माना गया? लिबरल डेमोक्रेसी को माना गया। तो मेन पॉलिटिकल लाइफ में जो सबसे बेस्ट वे माना गया, मतलब कि जो सबसे बेस्ट नोशन माना गया, नोशन मतलब कह सकते हैं धारणा मानी गई, जो सबसे बेस्ट चीज़ मानी गई किस चीज़ की? पॉलिटिकल लाइफ की, वो किसको माना गया? लिबरल डेमोक्रेसी को माना गया। मतलब अब कंट्रीज किसकी तरफ शिफ्ट हो रही थी? डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो रही थी। अगला क्या था? द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन द इमर्ज ऑफ द मैनी न्यू कंट्रीज। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही USSR या सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हुआ वो कितनी कंट्रीज में टूटा? 15। तो 15 जो नई कंट्रीज ही तो निकल के आएंगी, यही वो कह रहा है पॉइंट में। क्या कह रहा है? जैसे ही सोवियत ब्लॉक्स का एंड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, इसका मतलब ये हुआ कि नई कंट्रीज निकल के सामने आई। तो इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। तो इन कंट्रीज को अब कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करना था? कैपिटलिज्म को और डेमोक्रेसी को। अगला क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशली अगर हम बात करें बैलिस्टिक, जिसमें बैलिस्टिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक कंट्रीज में मैंने आपको बताया था। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाती है एस्टोनिया, इसके साथ साथ लटाविया और इसके साथ साथ में नेक्स्ट लिथुआनिया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको हम किस में काउंट करते हैं? इनको हम काउंट करते हैं भाई बैलिस्टिक कंट्रीज़ में हम इनको काउंट करते हैं। पहले हो गया एस्टोनिया, लताविया और इसके साथ साथ लिथुआनिया। ये वो कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ को किस नाम से जाना जाता है? बैलिस्टिक रिपब्लिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके साथ साथ ईस्ट यूरोप वाली ये कंट्रीज़ wanted to join the European Union and became the part of the North Atlantic Treaty Organization। अगर हम बात करें तो इसमें आ जाती है मेन बैलिस्टिक जो रिपब्लिक्स थे और इसके साथ साथ जो ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज थे जो पहले किसके साथ मर्ज थी? USSR के साथ मर्ज थी। अब वो चाहती थी, किसको ज्वाइन करना चाहती थी? यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन क्या है? एक इधर की अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो यूरोप की कंट्रीज़ ने अपना क्या बना? अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए एक यूनियन बनाई जिसको क्या कहा? यूरोपीय यूनियन। तो ये इसमें ज्वाइन होना चाहते थे। कौन ज्वाइन होना चाहते थे? ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ ज्वाइन होना चाहती थी। इसके साथ साथ जो बैलिस्टिक रिपब्लिक्स थे वो भी उसमें क्या होना चाहते थे? ज्वाइन होना चाहते थे। यहाँ के बनाए थे, यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन है। और इसके साथ साथ में अमेरिका ने एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था? नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 31। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो ये इन ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन होना चाहते थे। वो भी कौन होना चाहते थे? ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो बैलिस्टिक रिपब्लिक्स थे वो ज्वाइन होना चाहते थे किस में? यूरोपीय यूनियन में और इसके साथ साथ नाटो में।
इसके बाद अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, मतलब ये नीचे की कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थी वो चाहती थी किसके साथ, फिर से क्लोज रिलेशन बनाना चाहती थी रशिया के साथ, तो उन्होंने रशिया के साथ क्लोज रिलेशन किए। और इसके साथ साथ ये भी चाहती थी कि ये वेस्ट की कंट्रीज़ के साथ, वेस्ट की कंट्री मतलब कि इन वाली कंट्रीज़ को वेस्ट की कंट्रीज़ कहते हैं। जो इसमें आप ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हो तो इसमें इन कंट्रीज़ को वेस्ट की कंट्री कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो यहाँ की कंट्रीज़ थी, एक तो वेस्ट से रिलेशन अच्छा रखना चाहती थी, इसके बाद रशिया से भी रखना चाहती थी, चाइना के साथ और अदर कंट्रीज़, मतलब सभी के साथ अपने रिलेशंस अच्छा रखना चाहती थी। और वो भी कौन सी कंट्रीज़ में, अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें, एशिया के जो सेंटर वाली जो ये वाली कंट्रीज़ है, ये चाहती थी किसके साथ मर्ज होना चाहती थी, ये अपना रशिया के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहती थी, इसके साथ वेस्ट मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज़, इनके साथ अमेरिका भी हो गया, चाइना और अदर कंट्रीज़ के साथ। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं डिसइंटीग्रेशन, मतलब सोवियत यूनियन के टूटने के क्या रिजल्ट निकला। सबसे पहला अगर आपसे पूछा था एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उसका क्या हो गया, एंड हो गया। सेकंड थिंग, जो आर्म रेस चल रही थी, हथियारों की होड़ चल रही थी कि कौन कितने ज़्यादा वेपन्स बनाता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। इसके बाद कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी जो फेमस हो रही थी वो कौन सी थी, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। इसके बाद जो वर्ल्ड में जो लड़ाइयाँ चल रही थी कि हाँ ये कंट्री मेरी है, ये कंट्री मेरी है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया गया। इसके बाद अगला क्या आता है, सोच रहे थे कि वर्ल्ड मल्टीपोलर बनेगा या यूनिपोलर बनेगा, लेकिन जो वर्ल्ड बना वो क्या बना, मेन यूनिपोलर। बिकॉज यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, कि वो अकेला ही डोमिनेंस या सुपर पावर बन के सामने आया। इसके बाद जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी थी वो अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट करने वाली क्या बन गई, इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, अब बात करें इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या दिया, एडवाइस देना शुरू कर दी। किन कंट्रीज़ को एडवाइस दिया, जहाँ पे सोशलिज्म से किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहे थे, कैपिटलिज्म की तरफ। जो कंट्रीज ट्रांसफ़र हो रही थी सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, तो उनको पैसे की ज़रूरत थी अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों को पैसे की ज़रूरत थी, तो उनको जो लोन दिया वो किसने दिया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने दिया। और वो उनके क्या बन गए, एडवाइज़र भी बन गए कि हाँ तुम्हें कैसे डेवलप करना है, तो ये कंट्रीज़ बताएंगी, ये इंस्टीट्यूशंस बताएंगे हाँ ऐसे करना है। इसके बाद अगला क्या आता है, जो नोशन था किस चीज़ का, लिबरल डेमोक्रेसी का नोशन था, उसको सबसे बेस्ट वे माना गया, वो भी किस में, पॉलिटिकल लाइफ में। पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकल में सबसे बेस्ट, मतलब अगर आपको पूरी कंट्री को रन कराना है, अच्छे तरीके से दौड़ाना है और कंट्री को सही चलाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि भाई डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि मेन मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाता है, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी सिस्टम, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बट जो सबसे बेस्ट वे माना जाता है पॉलिटिकल लाइफ को अगर चलाना है तो वो क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी है। इसके बाद एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक का ख़त्म होने का मतलब क्या, मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना, तो नई कंट्रीज निकल के आई सामने। जैसे कि ब्लास्टिक की बात करें, ब्लास्टिक रिपब्लिक्स की बात करें या ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स की बात करें, तो ये किस में ज्वाइन होना चाहते थे, यूरोपीय यूनियन। यहीं पर यूरोप का एक यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ज्वाइन होना चाहते थे और नाटो में होना चाहते थे। नाटो की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड कब बनी थी, मेन 4 अप्रैल 1949 को बनी थी। मेंबर्स कितने हैं, 31। हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ये भी यहीं पर ही है, ब्रुसेल्स। इसके बाद अगला क्या आता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। यहाँ की कंट्रीज़ किसके साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहती थी, रशिया के साथ, और के साथ साथ वेस्ट के साथ और अदर कंट्रीज जैसे चाइना और यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे बनाना चाहती थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।